आज के इस वीडियो में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6 का प्रतिरोधों का संयोजन। हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आज। अगर हम थोड़ा सा पीछे याद करें तो हमने पढ़ा था, प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा था और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध जो हमने पढ़ा था, हमको ये पता था बच्चों, या हमको ये पता चला कि विद्युत धारा के मार्ग में, उनके प्रवाह के मार्ग में जो भी चीज रुकावट उत्पन्न करती है उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, और हमने ये बोला था कि जो चालक तार या संयोजित तार जो हम लगाते हैं ना, उसका खुद का भी प्रतिरोध होता है जो कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन उसका प्रतिरोध जो है हम नगण्य ही मान के चलते हैं, या ऐसा मानते हैं कि संयोजित तार का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होता है या नगण्य होता है। अब देखिए, हमको प्रतिरोधों के संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम एक से अधिक प्रतिरोध को परिपथ में संयोजित करेंगे। तो बच्चों, यदि हम अपने दैनिक जीवन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पूर्ण परिपथ में विद्युत प्रवाह के लिए प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। अब एक विद्युत परिपथ जो होता है उसमें बहुत सारे उपकरण लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप अपने घर की ही बात कीजिए तो आपके इस पूरे घर के वायरिंग में या उस परिपथ में बहुत सारे उपकरण लगे होंगे। कहीं पंखा लगा है, कहीं हीटर लगा है, कहीं ओवन लगा है, लाइट्स लगी हैं, कूलर लगा है, टीवी है, फ्रिज है, तो बहुत सारे उपकरण हैं। तो हमने ये देखा कि अलग अलग विद्युत उपकरण को अलग अलग वोल्टेज की विद्युत धारा चाहिए, है ना। तो हमको परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध लगाए जाते हैं तो उनका आपस में संयोजन किया जाता है। और ये संयोजन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 3 प्रतिरोध, R1, R2, R3, और ये मेरे मुख्य परिपथ का पहला सिरा और ये मुख्य परिपथ का दूसरा सिरा, मान लीजिए Y सिरा है। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा गया है। मान लीजिए ये R1 का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, R2 का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, R3 का ये पहला और ये दूसरा सिरा। अब तीनों को एक के बाद एक जोड़ दिया गया है। यानी R1 को मुख्य परिपथ के पहले बिंदु से यानी X से, R1 को R2 के पहले सिरे से, R2 को R3 के पहले सिरे से और R3 को डायरेक्टली परिपथ के अंतिम सिरे से जोड़ दिया गया। अब इस परिपथ में और क्या क्या जोड़ा गया, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। आवश्यकता अनुसार बैटरी, और इसके अलावा एक कुंजी या स्विच, इसके अलावा एक अमीटर। ठीक है, और ये मेरा होता है परिपथ पूर्ण। ये बैटरी का धन सिरा, ये ऋण सिरा। ठीक है, अब अमीटर कैसे जोड़ा जाएगा, यहाँ पे ऋण है तो ऋण सिरा और ये धन है तो धन। मैंने अमीटर कैसे जोड़ा जाता है परिपथ में आपको बताया था कि परिपथ में अमीटर को जोड़ने के लिए परिपथ के धन सिरे के साथ अमीटर का धन सिरा और परिपथ के ऋण सिरे के साथ अमीटर का ऋण सिरा जोड़ा जाता है। अब देखिए, अब इसके लिए हमको सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ स्विच ऑन किया, विद्युत धारा बहने लगी,
डायरेक्शन क्या है, यहां से है ऐसा, ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, आई का मान यहाँ पे निर्धारित है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज निर्धारित है या उसका विभवांतर निर्धारित है। तो परिपथ में जो धारा बहेगी वो होगी एक समान धारा, लेकिन जैसे ही एक्स सिरे से वो R1 में पहुंचेगी, देखिए यहां तक तो एक समान धारा आई, लेकिन जब वो R1 में प्रवेश करी तो उसका मान परिवर्तित हुआ। R1 से निकलकर जब R2 में गई तो उसका मान परिवर्तित हुआ। फिर जब वो R3 में आई तो फिर उसका मान परिवर्तित हुआ, और फिर जब वो परिपथ में आई तो फिर वो एक समान वोल्टेज की विद्युत धारा हो गई, ठीक है। तो हर बिंदु पर, R1 के दोनों बिंदु पर यदि वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है तो वोल्टेज के मापन के लिए क्या करेंगे, वहां पर एक एक वोल्टमीटर लगा देंगे। चित्र के अनुसार अब देखिए बच्चों क्या समझ में आ रहा है, क्या कि हमने परिपथ में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इनका तुल्य या परिणामी प्रतिरोध मान लेते हैं R है, ठीक है। और R1 के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, R2 के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 और R3 के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मान लीजिए V3 है, ठीक है। अब ओम के नियम के अनुसार क्या हमने पढ़ा था कि V बराबर होता है IR, है ना, ओम के नियम अनुसार। ओम के नियम अनुसार V बराबर IR होता है। अब देखिए हमारे परिपथ के 2 सिरे हैं, X और Y, ठीक है। इस चित्र में एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि I का मान जो है वो परिपथ में निर्धारित है, केवल R1, R2 और R3 के बीच में ही विभवांतर में अंतर आया है, ठीक है। तो यहां से यहां तक परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक समान है, तो हम ये जो ओम के नियम अनुसार V बराबर IR लिख रहे हैं ना, वो हम ये भी बोल सकते हैं X और Y सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। क्या होगा, वो यही होगा, V बराबर IR होगा। अब हम देखते हैं R1 के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। इस सूत्र के अनुसार जब x और y के बीच में उत्पन्न विभवांतर v बराबर IR था, तो R1 के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, V1 इक्वल टू I का मान निर्धारित है, I का मान निर्धारित रहेगा, R का मान R1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। उसी तरह से R2 के लिए भी होगा, R2 के लिए के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू धारा का मान निश्चित है R2, समीकरण नंबर 3। उसी तरह से प्रतिरोध तीसरे के लिए इसके दोनों सिरों पर, तो दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, V3 इक्वल टू IR3। ये समीकरण नंबर हो गया 4, ठीक है। ये 4 समीकरण हमको मिल चुके हैं। एक V बराबर IR और V1, V2 और V3 का मान कितना होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों सिरों के बीच कुल विभवांतर कितना होगा। कुल विभवांतर कितना है, V है। तो यदि V बराबर क्या होगा, V1 then V2 then V3, तो समीकरण में हम इनका मान रखेंगे, ठीक है।
तो रखते जाते हैं, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 2 3 4 से v का मान रखेंगे। v का मान कितना है यहाँ पे, उसके नियमानुसार मैंने क्या बताया था, नियमानुसार क्या होगा, v बराबर आई आर होगा, यानी कि ये समीकरण नंबर मेरा 1 था, तो v का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, तो v बराबर क्या था, आई आर। v1 का मान कितना है, आई आर 1। v2 का मान कितना है, आई आर 2। एंड v3 का मान कितना है, आई आर 3। ठीक है, अब देखिए आई आई और आई कट गया, बचा मेरे पास क्या, r बराबर r1 धन r2 धन r3। ये है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक की उत्पत्ति। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिपथ में मैंने 3 प्रतिरोध जोड़ा है। आवश्यकता अनुसार क्या हो सकता है, ये प्रतिरोध कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको प्लस 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 करके ऐड करते चले जाते हैं। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और उसके सूत्र की व्युत्पत्ति। मुझे यदि परीक्षा में आता है तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए इसको समझ के लिखना है, रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप इसे मतलब समझ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोधों का सिरा एक साथ एक बिंदु पर जोड़ा, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ा। कैसे जोड़ा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, और ये लिया मैंने तीसरा प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ा परिपथ के, और दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ा। ये तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा हुआ। अब ये क्या चीज है, ये हमारा मुख्य परिपथ है। मान लीजिए ये मुख्य परिपथ का एक्स सिरा और ये वाई सिरा। तो अब क्या किया हमने, देखिए मान लीजिए ये प्रतिरोध है R1, R2 और R3। तीनों के पहले सिरे को परिपथ के एक्स सिरे से और दूसरे सिरे को परिपथ के वाई सिरे से जोड़ दिया, और आवश्यकता अनुसार हमने परिपथ कंप्लीट किया। इसमें क्या क्या जुड़ेगा, एक बैटरी, एक कुंजी और आपका एक अमीटर, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम कुंजी ऑन करते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। यहां तक धारा जो है उसका मान आई है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है। इसका मतलब तीनों प्रतिरोधों के बीच में विभवांतर जो है वो केवल V होगा, एक समान होगा, ठीक है। अब ये भी कैसे जुड़ेगा, मैंने बोला कि जैसे मैंने कुंजी ऑन करी, परिपथ में धारा बहने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी, तो यहाँ तक तो धारा का मान जो है वो एक समान है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक समान है। लेकिन जैसे ही ये धारा जो है वो R1, R2 और R3 में जाती है, ये बट जाती है। R1 में I1, R2 में I2 और R3 में इसका मान R3 होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये Y सिरे पर पहुंचती है, फिर इसका मान, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान
समान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो एक बराबर होता है। अब देखिए, याद कीजिएगा श्रेणीक्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमने प्रतिरोधों को एक के बाद एक के बाद एक जोड़ दिया था और सभी प्रतिरोध के साथ एक एक वोल्टमीटर जोड़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मैंने सभी प्रतिरोधों को कि एक सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया परिपथ के और दूसरे सिरे को परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। इसका मतलब इन दोनों परिपथ के बिंदुओं, इस परिपथ की x और y सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर का मान कितना होगा? एक समान होगा, लेकिन धारा का मान अलग अलग होगा। तो चित्र के अनुसार क्या है कि I जो है वो यहाँ पर बट गई है तीनों प्रतिरोधों में, ठीक है। तो अब हम इसके व्यंजक की उत्पत्ति करते हैं, है ना, ओम के नियम के अनुसार। हमको पता है ना कि V बराबर IR होता है, ठीक है। अब यहाँ पर I का मान जो है वो अलग अलग हो गया, तो मैंने I को बाहर निकाल दिया, पक्षांतर किया, V बटे R हुआ। अब देखिए जो है ये X और Y सिरा, मुख्य परिपथ का X और Y सिरे के बीच में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि X और Y सिरों के मध्य प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है? वो I = V बटा R। उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि ये जो धारा है X से Y सिरे के बीच में एक समान है, लेकिन जब ये प्रतिरोधों से होके गुजरती है तो ये 3 भागों में बट जाती है। तो 1 by 1 हम सभी प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं R1 में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, देखिए यहां पर ये बढ़ चुकी है, तो R1 में विद्युत धारा का मान कितना है? I1 = अब देखते हैं विभवांतर कितना है, तो विभवांतर तो एक समान है, V बटा प्रतिरोध कौन सा है? R1 है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। उसी तरीके से R2 में देख लेते हैं। R2 में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2 है, = विभवांतर समान है और प्रतिरोध हुआ हमारा R2, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। उसी तरीके से R3 में भी देख लेते हैं, तो R3 में भी सेम एज इट इज होगा। देखिए ये हो जाएगा I3 = V बटा R3। ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास कितने समीकरण है? 1 2 3 4। अब हम इन चारों समीकरणों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अब ये देखते हैं कि I जो है, I का मान जो है, देखिए I यहाँ X से Y सिरे में तो समान है, लेकिन जैसे ही ये R1 R2 और R3 में प्रवेश करती है 3 भागों में विभाजित हो गई, लेकिन जब Y सिरे में पहुंची तो फिर इसका मान समान हो गया। इसका मतलब I का कुल मान कितना है? I = है क्या? I1 धन I2 धन I3। चित्र के अनुसार I1 धन I2 धन I3। मान लीजिए ये मेरा समीकरण नंबर हो जाता है 5। तो अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण 5 में ये जो है ना समीकरण 5 में हम इनके मानों को रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। I1 का मान, I का मान रख लेंगे, I1 का मान रख लेंगे, I2 और I3। कहां से आएगा ये? I का मान समीकरण नंबर 1 से आएगा, I1 का मान समीकरण नंबर 2 से आएगा, I2 का मान 3 से और R3 का मान 4 से आएगा। तो चलिए हम रखते हैं। अब मैं चित्र की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे मिटा दे रही हूं। चलिए समीकरण नंबर 5 में क्रमशः मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर किसका मान रखेंगे? हम विद्युत धारा का मान रखेंगे। कहां से रखेंगे? समीकरण 1 2 3 4 से। तो सबसे पहले I का मान क्या है? V बटा R = I1 का मान कितना है?
V बटा R1 धन I2 का मान कितना है, V बटे R2, I3 का मान कितना है, V बटे R3। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। V कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। अब आपके पास क्या बचा, 1 बटा R1 धन 1 बटा R2 धन 1 बटा R3। ये कट गया तो हमारे पास क्या है, 1 बटा R इज इक्वल टू 1 बटा R यानी कि क्या, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, किसके बराबर है, 1 बटा R1 धन 1 बटा R2 धन 1 बटा R3। ये हमारा निकला समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक। यहाँ पर अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने सूत्र निकाला था R बराबर R1 धन R2 धन R3, ये हमने निकाला था। यहाँ पर R जो है ये परिणामी प्रतिरोध है, तीनों को जोड़ दिए तो तीनों को जोड़ दिए तो इसका मान निकल आया। लेकिन इसका मान कितना होता है, इस पूरे सीरीज में हम जितने भी प्रतिरोध जोड़े उसका किसी भी प्रतिरोध का जो अधिकतम मान होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा इस परिणामी प्रतिरोध का मान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 1 बटे R का मान जो है इस सीरीज में समांतर क्रम में जुड़े हुए कोई भी प्रतिरोध के न्यूनतम मान से भी ये काफी कम होता है। मान लीजिए ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसका मान 1 ओम है, इसका 3 और इसका 4 है, तो 1 ओम से भी कम इसका मान होगा। ठीक है, तो ये था हमारा समांतर क्रम संयोजन। अब दोनों संयोजन में मैंने 3 प्रतिरोध को एज ए एग्जाम्पल लिया था कि परिपथ में यदि हम 3 प्रतिरोध जोड़ते हैं तो किस तरह से हम जोड़ेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर भी यही था। लेकिन प्रतिरोध की संख्या बड़े बड़े विद्युत परिपथ में ज्यादा भी हो सकती है और छोटे विद्युत परिपथ में कम भी हो सकती है, तो इनकी संख्या जो है हम बदल भी सकते हैं। तो ये था बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ लिया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर से मिलेंगे हम विद्युत तापन की युक्तियों के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।